हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं मालवा, मेवाड़ एवं बुंदेलखंड के पठार। जी हाँ दोस्तों, किसके बारे में उल्लेख करेंगे तो मालवा, मेवाड़ और बुंदेलखंड के पठार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने जो वीडियो पढ़ा था, इसके पहले जो वीडियो था उसमें हम किसका अध्ययन किए थे, उसमें हम देखे थे आपका मालवा के बारे में। और मालवा के बारे में यानी विस्तार पूर्वक हम क्या कर चुके थे, उसमें चर्चा कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे सबके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, ताकि आपके आंसर राइटिंग में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। जिस तरह हम यहाँ पे नोट करेंगे सेम टू सेम आपको क्या करना है, उसको नोट कर लेना है। ठीक है, दूसरी बात हम देखेंगे कि आपके साथ यहाँ पर हम मालवा के साथ साथ हम क्या करेंगे, जो आपके मेवाड़ के पठार हैं इसकी विशेषताओं के बारे में भी हम लोग उल्लेख करेंगे। और साथ साथ यहाँ पर आपका बुंदेलखंड के पठार जो है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हमने जो केंद्रीय उच्च भूमि था, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था, केंद्रीय उच्च भूमि यानी जितने भी आपके प्रायद्वीपीय पठार थे उसको हम 5-6 भागों में बांटकर यानी वर्गीकरण किए थे। उसमें आपका पहला भाग था आपका केंद्रीय उच्च भूमि, और केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था कि आपका अरावली पर्वत आ रहा है, मेवाड़ आ रहा है, मालवा आ रहा है, बुंदेलखंड आ रहा है। ये आपका साथ साथ आपका क्या आ जाएगा इसमें, विंध्य श्रेणी, यानी विंध्य श्रेणी, अरावली, मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये जो भाग आते हैं ये आपके केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। और इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है, अरावली के बारे में हम देख चुके हैं। ठीक है, और मालवा के ऊपर भी एक वीडियो आपको बना हुआ है, ये भी हम लगभग यानी इसकी विशेषताओं का उल्लेख हम कर चुके हैं। लेकिन आज कुछ पॉइंट नोट करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम देखेंगे आपका मेवाड़ का भी पठार जो है उसको भी हम कवर कर ले, और साथ में आपका बुंदेलखंड का पठार जो है इसके बारे में भी अध्ययन करें। ठीक है, अगर आप इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं आपसे बार बार अनुग्रह कर रहा हूँ, मैं आपसे आवेदन कर रहा हूँ कि कृपया कर जाइए और उस वीडियो को 100% देखिए। जब तक मालवा का भाग 1 नहीं देखिएगा तब तक ये समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि हम आज इसके बारे में समझाएंगे कम और नोट करेंगे। जो टॉपिक छोड़ दिए थे या बोले कि उसको हम नोट नहीं कर पाए थे, तो आज हम उस सभी बिंदुओं को नोट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भाई, हम लोग ने पढ़ा था कि मालवा के पठार की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के कितने परत होते हैं, पृथ्वी में 3 परतें होती है। कितनी परतें होती है जी, 3 परतें होती है। इसमें हम लोग ने देखा था आपका एक था क्या, सियाल था, सीमा था, और ये आपका सियाल, सीमा और नीफे, यही ना था 3 परत, सियाल था, सीमा था और नीफे था। तो हम देख सकते हैं एक आपका सियाल हो जाएगा, ये दूसरा सीमा हो जाएगा, और तीसरा ये नीफे हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि मालवा की पठार की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो सियाल मतलब सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। ठीक है, सियाल में सिलिका प्लस एल्युमिनियम होता है, और सीमा में क्या होता है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें सिलिका आपका 45% से कम होता है, और जो मैग्नीशियम होता है वो 55% से अधिक होता है। ये एक खास विशेषता है। ठीक है, यानी हल्के तत्व जो है वो इसमें कम पाए जाते हैं, इसमें भारी तत्व कम पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ सीमा की अपेक्षा नीफे में हम लोग देखेंगे तो नीफे में और ही अधिक भारी तत्व इसमें पाए जाते हैं। किसकी अपेक्षा, तो हम देखेंगे सीमा की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर निकेल प्लस फेरस ये दोनों की अधिकता यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो उत्पत्ति के संबंध में यानी सियाल से क्या हुआ था, ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, और ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप यानी आपका दरारी उद्भेदन हुआ, और दरारी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप आपके जितने भी आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है यहाँ पर यानी मालवा का पठार का क्या हुआ, विस्तार हुआ था। ये लगभग हम लोग देख चुके हैं। और यहाँ पर वर्षा क्यों नहीं होता है, यहाँ कौन सी यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है, इसके बारे में हम लोग लगभग अध्ययन कर चुके थे। आज यहाँ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसकी उत्पत्ति या अवस्थिति देख लेते हैं, उसके बाद उत्पत्ति देखेंगे। तो इसकी स्थिति क्या है, अभी देखिए तो मालवा का पठार है, इसकी अवस्थिति क्या है। तो सबसे पहले अवस्थिति आप देखिएगा तो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। एक बाबू ये आपका दिख रहा है, ये अरावली श्रेणी है, और ये जो आपका पड़ रहा है ये आपका विंध्य श्रेणी है। ठीक है, ये अरावली श्रेणी हो गया और ये आपका विंध्य श्रेणी हो गया। अरावली पर्वत और विंध्य श्रेणी के बीच में आपका क्या है, अवस्थित है मालवा। तो इसमें हम देखेंगे जो मेवाड़ का पठार पड़ता है, यानी कुछ भूगोल वेताओं के अनुसार, आप अलग अलग बुक पढ़िएगा तो अलग अलग इसका नाम दिया होगा। तो कुछ यानी भूगोल वेता क्या मानते हैं कि जो आपका मेवाड़ है, मेवाड़ जो है वो मालवा में ही है, यानी मालवा का ही भाग है मेवाड़, लेकिन ये अधिक इसका भाग जो है राजस्थान पाया जाता है, इसलिए राजस्थान में इसे मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन आपका मध्य प्रदेश में इसे मालवा के ही नाम से हम लोग जानते हैं। बुंदेलखंड जो है ये आपका, ये कुछ भाग आपका यूपी में पड़ता है और कुछ भाग आपका एमपी में पड़ता है। तो इसका जो कुछ भाग पड़ रहा है ये यूपी में जो पड़ जाता है, तो यूपी में हम लोग बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन आपका मध्य प्रदेश में मालवा के अंतर्गत ही इसको रखा गया है। तो सबके बारे में कुछ खास अलग विशेषता होगी तो उसके बारे में हम उल्लेख करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे पहले नोट करें कि इसकी स्थिति क्या होगी। तो इसकी स्थिति हो जाएगी आपका कि अरावली और बिंद श्रेणी के बीच में अवस्थित है। ये अरावली हो जाएगा, अरावली और बिंद श्रेणी के बीच में अवस्थित है आपका क्या, मालवा का पठार। तो यहाँ पर नोट करेंगे कि यह अरावली एवं बिंद श्रेणी के बीच, बिंद श्रेणी के बीच में अवस्थित है। अरावली और बिंद श्रेणी के बीच में अवस्थित है। ये पॉइंट नोट करेंगे। एक कॉल आ गया है, इसको फ्लाइट मोड में ही लगा देना है। अरावली और यह अरावली एवं बिंद श्रेणी के बीच में अवस्थित है। दूसरी बात क्या हो जाएगी, दूसरा बात हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ है। और ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ है तो किस प्रकार से हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्वालामुखी जब उद्गार होगा तो ज्वालामुखी उद्गार होता है तो एक तो होता है आपका केंद्रीय उद्भेदन और एक होता है दरारी उद्भेदन, ठीक है, जिसको फिशर डिरेप्शन बोला जाता है। और ये क्या है आपका केंद्रीय उद्भेदन, ठीक है। केंद्रीय उद्भेदन में क्या होगा कि यहाँ से मैग्मा निकलेगा और आसपास के क्षेत्रों में डायरेक्ट यानी एक प्रॉक्सिमली का निर्माण करता है क्रेटर द्वारा, हम लोग देखेंगे, और ये आसपास फैल जाता है। दरारी उद्भेदन में होता है कि ये आपका दरार यानी पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण यानी दरार उत्पन्न हो जाते हैं और आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है, इस प्रकार से आपके मलबे फैल जाते हैं। तो ये पॉइंट भी हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ है। यह बेसिक लावा से निर्मित है। यह बेसिक लावा से निर्मित है। हमने बताया था अगले वीडियो में कि बेसिक लावा और अम्लीय लावा क्या होता है। यानी बेसिक लावा जिसमें क्या होगा, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होगी और सिलिका की मात्रा कम होगी, उसे बेसिक लावा कहते हैं। और जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी और मैग्नीशियम की मात्रा कम होगी, उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय लावा। तो जिसमें अगर मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है, चिपचिपा होता है। और जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा क्या होती है, कम होती है, वो चिपचिपा नहीं होता है, बल्कि वो आपका बोल सकते हैं दानेदार होगा। और दानेदार होगा तो वो एक पर, जैसे मान लीजिए आपका मध है और बालू है, दोनों को एक जगह रखिए, यानी मध को डालते रहिए जो आपका शहद होता है, और बालू पर बालू ला कर रखते रहिए, तो बालू का एक टीला बनने का, लेकिन मध जो है आसपास क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, चिपचिपा होता है। उसी प्रकार यानी ये बेसिक जो लावा होते हैं वो क्या होता है, ये फैलते हैं, चिपचिपा होता है। और इससे निर्माण हुआ है आग्नेय चट्टानों का। बेसिक लावा से किस निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टान से काली मृदा याद रखना है। यह बेसिक लावा से, यानी बेसिक लावा से क्या है, बेसिक लावा से निर्मित है। दूसरी बात, मालवा का निर्माण दरारी उद्भेदन द्वारा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेसिक लावा होने के कारण, यानी बेसिक लावा होने के कारण इसमें बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ है। बेसाल्ट चट्टान पाए जाते हैं। अब देखिए बेसाल्ट चट्टान है तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, बेसाल्ट चट्टान जब पाए जाएंगे, बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय एवं अपर्दन लिख सकते हैं, अपक्षय एवं अपर्दन से
विशाल चट्टान के अपक्षय एवं अपर्दन से किसका निर्माण होता है जी? तो आपका काली मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा का निर्माण होता है। अब काली मृदा का निर्माण होगा तो इस क्षेत्र में हम देखेंगे मालवा के क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा की विशेषता क्या है? तो काली मृदा की विशेषता है, इसमें हम देखेंगे आपका इसमें कौन कौन से तत्व प्रमुख रूप से पाए जाएंगे, लिखेंगे। इसमें एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और आयरन के साथ पोटास की प्रधानता होती है। और इसमें कौन से पदार्थ कम होंगे तो भी देख लेंगे हम यहाँ पे। इसमें आपका जीवाश्म हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, कम पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ह्यूमस और जैविक तत्वों की भी कमी होती है। ह्यूमस एवं जैविक तत्वों की भी क्या होती है? कमी होती है। एक बात और याद रखेंगे यहां से कि काली मृदा जो होती है, काली मृदा तो उपजाऊ होती है, लिखेंगे यहाँ की मृदा उपजाऊ होती है, लेकिन यहाँ भौम जल का अभाव होता है। भौम जल का अभाव होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अब भौम जल का अभाव कैसे कम होता है इसके बारे में देखेंगे। इतना आप नोट कर लिए हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको हम मिटा दें। चलिए, यहाँ पर हम देख लिए कि काली मृदा पाई जाती है, भौम जल का यहाँ पर अभाव होगा। तो भौम जल का अभाव क्यों होगा? क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका बैसाल्ट चट्टान है और बैसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से क्या हो रही है? काली मृदा का निर्माण हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका परत है, ये पृथ्वी की ऊपरी परत है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि कुछ सेंटीमीटर जो आपकी नरम भूमि है या आपकी नरम मिट्टी है, तो इसमें क्या होगा कि जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। हम जानते हैं कि यानी काली मृदा जो महाराष्ट्र में पाई जाती है उसको स्थानीय तौर पर क्या कहते हैं? रेगुर मृदा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। यह काली कपासी मृदा के नाम, काली मृदा काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। किसके लिए? कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है, ठीक है, ये याद रखना है। कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है, इसलिए हम इस मृदा को क्या कहते हैं? काली कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे बारिश, जो वर्षा जल हो रहा है, तो वर्षा जल होगा यानी बारिश होती है, ऐसा बात नहीं कि बारिश नहीं होती है, यहाँ पर बारिश होती है, लेकिन बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर जल का अभाव है।
कारण यह है कि जो ऊपरी मृदा है जहाँ पर यानी खेतों की जुताई वगैरह होती है तो वो नरम मृदा है, और नरम मिट्टी में क्या होगा कि वो जल को अपने अंदर अवशोषित करेगी। जल को धारण करने की क्षमता यानी जल को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता इसमें क्या होती है, अधिक होती है। जल को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता अधिक होगी, लेकिन ये जो वर्षा जल है इनको यानी नीचे नहीं जाने देती, क्योंकि नीचे कठोर परत पाई जाती है। यहाँ बेसाल्ट की कठोर चट्टान है, कठोर परत पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप यानी भौम जल का निर्माण नहीं होता है। और भौम जल का निर्माण नहीं होने के कारण ही क्या होता है, यहाँ पर यानी यह आपका पेयजल का भी काफ़ी अभाव है। ठीक है। और एक बात यहाँ से और याद रखेंगे कि यहाँ जब ये आपका हिमालय से जाकर जब हमारा यूरेशियाई प्लेट जो है आपका भारतीय प्लेट जो है आपका यूरेशियाई प्लेट जब टकराया था तो उस समय यहाँ पे फोल्ड पड़ गया था, दरार पड़ गया था। और इस दरार के परिणाम स्वरूप जो इसके उत्तर में जो आपके पठार पाए जाते हैं वो उत्तर की तरफ झुका हुआ है, और इसके दक्षिण में जो पठार पाए जाते हैं ये दक्षिणी भाग यानी विंध्य के दक्षिणी भाग जो है वो आपके दक्षिण तरफ झुके हुए हैं, और इसके उत्तर वाले भाग उत्तर की तरफ झुके हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा जल भी होता है। तो यहाँ पर यानी जो नदियाँ हैं वो एकाएक अपने जल को लेकर कहाँ चली जाती हैं, यानी उत्तर के विशाल मैदान की तरफ ले आकर छोड़ती हैं, यानी गंगा घाटी में लेकर छोड़ देती है। ठीक है। यहाँ पे जल रुकते नहीं हैं अधिक समय तक, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखेंगे अनेक प्रकार की परियोजनाओं का भी निर्माण किया गया यहाँ पर किया जाएगा जल को रोकने के लिए, ताकि यहाँ के पेयजल की समस्या को दूर किया जा सके, सिंचाई की समस्या को दूर किया जा सके। इन सभी बातों पर हम क्या करेंगे, इसको हम तो समझ चुके हैं अगले वीडियो में, लेकिन प्रयास करेंगे कि भाई उस सभी बातों को हम यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है। तो ये भी नोट यहाँ पर करेंगे। जल का अभाव होता है, ये पॉइंट हम लोग नोट कर लिया कि बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जल का अभाव होता है, यानी भौम जल का निर्माण नहीं होता। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपका मालवा के पठार का ढाल, ये भी पॉइंट लिख लेंगे। मालवा के पठार का ढाल उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ है, इसलिए मालवा से निकलने वाली नदियां, मालवा से निकलने वाली नदियां गंगा घाटी में मिल जाती है, गंगा घाटी में जाकर मिल जाती है। दूसरी बात कि जो बिंद श्रेणी है, बिंद श्रेणी जल विभाजक का रूप में काम करती है। यहाँ पर बिंद श्रेणी जल विभाजन का काम करती है, विभाजन का काम करती है। अब जल विभाजन का काम क्यों करेंगे भाई, तो हम देखेंगे कि जो आपका बिंद श्रेणी है, बिंद श्रेणी के उत्तर में जो पठार है वो उत्तर की तरफ जल का जितने भी जल यहाँ पे जल यानी वर्षा जल जो भी एकत्रित हो रहा है इसको उत्तर की तरफ फेंक दे रही है, और इसके दक्षिण में जितने भी जल यानी वर्षा जल एकत्रित हो रहा है सबको लाकर दक्षिण में फेंक दे रही है, यानी आपका बंगाली खाड़ी में गिरा दे रही है। तो इस तरह से ये क्या है, जो आपका नर्मदा घाटी है यानी आपका जो बिंद श्रेणी है, तो बिंद श्रेणी के दक्षिण में जितनी भी नदियां बहेगी सब जाकर बंगाली खाड़ी में गिरेगी, और बिंद श्रेणी के उत्तर में जितनी भी नदियां बह रही है सब जाकर कहाँ गिर रही है, आपका उत्तर की तरफ ढाल होने के कारण ये सब जाकर गंगा के मैदान में जाकर गिरती है। ठीक है। तो बिंद श्रेणी एक जल विभाजक का काम करती है, क्योंकि इसके उत्तर की तरफ, क्योंकि इसके उत्तर की नदियां उत्तर की तरफ बहती हैं एवं दक्षिण की नदियां दक्षिण की तरफ बहती है, ठीक है। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात अगर यहां से देखी जाए तो हम देख सकते हैं मालवा के पठारी क्षेत्र में मैदान का निर्माण हुआ है।
संप्राय मैदान का निर्माण हुआ है। मतलब यहाँ के जो मैदान पाए जाते हैं क्या है, वो संप्राय मैदान है। ठीक है, अब संप्राय मैदान क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैदान दो प्रकार से निर्मित होता है। मैदान क्या होता है, दो प्रकार से निर्मित होते हैं। आप लोग अगले वीडियो में देखे होंगे, इसको हम बेहतरीन तरीके से समझाए हैं। अब मैदान दो प्रकार से कैसे होंगे, तो एक तो होता है अपर्दन निर्मित और एक होता है निक्षेप। एक होता है निक्षेप द्वारा मैदानों का निर्माण होता है और एक होता है अपर्दन के द्वारा। अपर्दन के द्वारा, निक्षेप द्वारा जैसे मान लीजिए नदियाँ नदी यहाँ से निकल रही है, पर्वतों से चलेगी, पठारों से चलेगी और ढाल वाले क्षेत्रों में सबको लेकर आएगी, और जहाँ पे यानी इसको ढाल कम मिलेगा वहाँ पर ये निक्षेप करना शुरू करती है। तो गर्त वाले क्षेत्र में, गड्ढा वाले क्षेत्र में यहाँ भर देती है और यहाँ पर एक मैदान का निर्माण होता है। तो उसे हम निक्षेप द्वारा निर्मित मैदान को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मैदान। जलोढ़ प्रकार के मैदान का निर्माण करती है। दूसरी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऊंचावच है, ये आपका ऊंचावच है, तो अब इसको क्या करेगी कि नदियाँ इस सबको काटते छाटते चलेगी और काट छाट कर क्या करेगी, जो ऊंचावच है उसको बराबर कर देती है। यानी अपर्दन कर इसे क्या कर देती है, एक बराबर समतल भूमि में बदलती है। जितने भी ऊंचावच है सबको, यानी ऊंचावच उच्च जो भाग था उसको काट कर गर्त में डाल दी, और जो गड्ढे वाले भाग था उच्च वाले भाग को काट कर यानी गड्ढे को भर दी। तो इस प्रकार से आपका अपर्दन निर्मित मैदान निर्मित होते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके, एक तो हो गया जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा, और यहाँ एक अपर्दन द्वारा निर्मित जो मैदान होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, यानी स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं संप्रदाय मैदान, संप्राय मैदान। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार संप्राय मैदान का क्या करती है, निर्माण करती है। और इस मैदान को उर्मिल मैदान के नाम से भी बोल सकते हैं। यहाँ अधिक ढाल होने के कारण, अधिक ढाल होने के कारण, ढाल होने के कारण इसे उर्मिल मैदान भी बोलते हैं। उर्मिल मैदान, क्योंकि हम देखेंगे प्रत्येक किलोमीटर में 400 से 500 यहाँ पर उर्मिल मैदान, यानी अधिक ढाल होने के कारण इसे उर्मिल मैदान भी कहते हैं। यानी उर्मिल मैदान का भी क्या होता है, यहाँ निर्माण होता है। अब यहाँ पर जो है, यानी जो ढाल है, लिखेंगे मालवा में प्रति किलोमीटर 400 से 500 सेंटीमीटर, यानी 1 किलोमीटर में, प्रति किलोमीटर में 400 से 500 सेंटीमीटर ढाल पाया जाता है। ढाल पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर आप आगे जाइएगा तो 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको 400 से 500 सेंटीमीटर क्या होगा, ढाल दिखाई देगा। लेकिन यही गंगा के मैदान में क्या है, तो ये भी पॉइंट लिख लेंगे। जो गंगा के मैदान में क्या है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में मात्र 40 से 50 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर क्या है, ढाल है। अब बताइए इतना, यानी 400 से 500 सेंटीमीटर ढाल है, 1 किलोमीटर हमको 400 से 500 सेंटीमीटर ढाल मिलेगा। तो जो नदियों का वेग होगा वो काफ़ी तीव्र होगा, और जब नदियाँ अपने साथ चलेगी, जब तीव्र वेग में चलेगी तो वो गलीय अपर्दन करती है। क्या करती है, गलीय अपर्दन करती है, यानी खड्ड का निर्माण करती है, गर्त का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पर विहर क्षेत्र का भी निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यानी पूरे मालवा में, जैसे मान लीजिए आपका ये मालवा हो गया, तो जहाँ पर भी नदियाँ बहे ये जाएगी, यहाँ पर विहर क्षेत्र का निर्माण कर देगी, यानी गर्त का निर्माण कर देगी, गड्ढों का निर्माण कर देगी। और पुराने स्थान में इस क्षेत्र को बोला जाता था, यानी जो विहर क्षेत्र था, ये डाकुओं का निवास स्थल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये सभी पॉइंट को लिख सकते हैं। यानी गंगा के मैदानी क्षेत्र में ये ढाल 40 से 50 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में प्रति किलोमीटर ये ढाल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 400 से 500 सेंटीमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर ढाल है। ठीक है, इतना पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को नोट कर लीजिए ताकि इसको हम मिटा दें। चलिए, अब देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में प्रमुख
कौन कौन सी नदियां हैं जो यहाँ पर बहती है, गली अपर्दन का निर्माण करती है। तो इसके लिए एक मालवा का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैप पुनः बना लेंगे। मान लीजिए कि आपका ये मालवा का पठार हो गया, ठीक है। और मालवा के पठार में हम देखेंगे आपका बगल से आपका कौन सी नदी जा रही है, यहाँ से देखेंगे आपका गंगा नदी निकल रही है, और ये एक आपका सिंधु नदी, आपका जमुना नदी है। इसको लिखिएगा गंगा, और ये हो गया यमुना। इसमें हम देखेंगे कि एक नदी आपकी आती है चंबल नदी। चंबल नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, और वो जाकर मिल जाती है आपकी यमुना में। ये आपकी चंबल नदी है और ये आपकी मिलती है यमुना नदी में। इसके सहायक नदी में यहाँ से हम देखेंगे आपका क्षिप्रा नदी, जो आपका विंध्य श्रेणी से निकलती है, सब विंध्य श्रेणी से निकलेगी। क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपकी काली सिंध नदी, दूसरी जो चंबल में जाकर मिलती है वो आपकी काली सिंध नदी हो जाएगी। फिर यहीं पर आपको दिखिएगा अगल में, आपके बगल में दिखाई देगी पार्वती नदी, और पार्वती नदी के बाद हम देखेंगे बेतवा। बेतवा नदी भी यहाँ से बहती है, और ये आपकी मिल जाती है कहाँ पर, डायरेक्ट आकर यमुना मिल जाती है, ठीक है। और बेतवा के साथ साथ यहाँ पर एक धामन नदी जो है, ये जाकर आपके बेतवा मिल जाती है। सबका नाम नोट कर लीजिए। ये आपका हो गई चंबल नदी, चंबल नदी। ये आपकी हो जाएगी क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी। ये हो जाएगी काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। और ये आपकी हो जाएगी पार्वती नदी, पार्वती नदी। और पार्वती के बाद ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये है बेतवा नदी, और इसी में जाकर मिलती है धामन, धामन नदी। बाकी हम लोग देखेंगे एक जो सोन है मैकाले की पहाड़ी से यहाँ पर से निकल कर जा रही है, ये आपकी सोन नदी है, ठीक है। ये महानदी मैकाले की पहाड़ी से निकलती है, और ये एक आपका नर्मदा। तो यहाँ से एक आपका सोन नदी भी जाकर मिलती है, इसको भी आप याद रखिएगा। सोन नदी भी जाकर डायरेक्ट यहाँ पर कहाँ मिलती है, गंगा मिल जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं। धामन, यहाँ पर केन भी है एक, केन को भी देख सकते हैं। केन नदी भी आपका जाकर मिलती है कहाँ पर, यमुना में, केन नदी, ठीक है। तो जो प्रमुख नदियाँ हैं ये आपकी सभी, एक आपका यहाँ से देख सकते हैं आपका आती है बनास नदी, और ये भी आकर आपका मिल जाएगी कहाँ पर, चंबल में। इसका भी नाम यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, बनास नदी, ठीक है। ये जो प्रमुख नदियाँ हैं, यानी मालवा में बहने वाली नदियाँ, ये आपकी हो जाएगी बनास नदी, जो मेवाड़ से हम देखेंगे। बनास नदी कहाँ से, अरावली से निकलती है, और अरावली से निकलने के बाद ये आपकी मेवाड़ के क्षेत्र में होकर ये चली जाती है आपका कहाँ पर, ये आपकी मिल जाती है चंबल नदी में, ठीक है। दूसरी आपकी हो जाएगी क्षिप्रा नदी, जो आपकी चंबल नदी की सहायक है। काली सिंध नदी, ये भी आपकी चंबल नदी की सहायक है। और ये सबका उद्गम जो स्थल है वो विंध्य श्रेणी है। विंध्य श्रेणी यहाँ से निकलेगी, और ये यहाँ से निकलने के परिणाम स्वरूप ये चंबल नदी हो गई। चंबल नदी भी आपकी विंध्य श्रेणी से निकलती है, और इस प्रकार से होते हुए आपका इधर चली जाती है। उसी प्रकार यहाँ से आपका क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी के बाद आपका बेतवा, काली सिंध नदी हो जाएगी, काली सिंध के बाद पार्वती हो जाएगी, उसके बाद आपका बेतवा हो जाएगी। ये सभी नदियाँ यहीं से निकलती है, और ये आपका विंध्य श्रेणी से निकलकर ये मालवा के पठार को चीरते हुए ये चली जाती है आपकी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जाकर मिल जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी मिटा दिया जाए। अब देखेंगे यहाँ कौन कौन से, इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं भाषा में, यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, लिखिएगा। मालवा की प्रमुख नदी, मालवा के पठार में, मालवा के पठार में बहने वाली
प्रमुख नदी। तो एक में लिख लीजिएगा चंबल, चंबल नदी जो जमुना की सहायक नदी है, जमुना की सहायक नदी है। दूसरा क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी। तीसरा काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। चौथा पार्वती, पार्वती नदी। पांचवा हम लोग देखेंगे, ये सब आपका क्षिप्रा नदी कहाँ मिलेगी, तो ये भी आपको मिल जाती है, याद रखिएगा। चंबल नदी की सहायक नदी लिख सकते हैं, चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध भी किसकी है, चंबल की सहायक नदी हो जाएगी। पार्वती जो नदी है ये भी किसकी सहायक नदी हो जाएगी, चंबल की सहायक नदी हो जाएगी। बेतवा, बेतवा, बेतवा नदी ये भी किसकी सहायक नदी होगी, चंबल की सहायक नदी होगी। ये सब बह रही है कहाँ पर, यानी मालवा के पठार में। और एक आपका है छठा केन, केन नदी, ये आपकी जो है यमुना में जाकर मिलती है, यमुना की सहायक नदी, सहायक नदी। इन सभी का यहाँ पे लिखेंगे, इन सब का, इन सभी नदियों का उद्गम स्थल, इन सभी नदियों का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल बिंद श्रेणी को माना जाता है, बिंद श्रेणी है। ये पॉइंट नोट कर लेना है नदियों से प्रमुख। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ परियोजनाओं का भी नहीं है, यानी जल को रोकने के लिए, चलिए नोट कर लीजिए, इसको भी मिटा दें। अब देख रहे हैं कि भाई काफ़ी ढाल है और ढाल के कारण यानी जो भी वर्षा जल एकत्रित हो रहा है, क्योंकि तो पठारी क्षेत्र है, और जो भी जल एकत्रित हो रहा है सब क्या हो जा रहा है, तो ये चला जा रहा है गंगा, गंगा नदी में जाकर ये सब मिल जा रहा है। तो अब इसको रोकने के लिए परियोजना का निर्माण किया गया। अब उस परियोजना के हम बारे में देखें, ये कौन सी परियोजना का यहाँ पर निर्माण किया गया। तो यहाँ पर आपकी जो प्रमुख नदी है आपका चंबल नदी, अगर इस पर परियोजना, क्योंकि सभी जाकर कहाँ मिल रही है, अधिकतर नदी जाकर चंबल में मिल रही है, तो अगर चंबल पे बांध बना दिया जाए तो ये सभी जल को हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पर यानी एक चंबल परियोजना का निर्माण किया गया है। चंबल नदी पर क्या किया गया, अनेक परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है इस प्रकार से। तो अब देखें कौन कौन सी परियोजना का निर्माण हुआ है। यहाँ पे 3-4 परियोजनाओं का निर्माण हुआ है, उसको भी नोट कर लेंगे। यहाँ पे एक में लिखेंगे गांधी सागर, गांधी सागर। दूसरा हो जाएगा राणा सागर। तीसरा हो जाएगा जवाहर सागर, जवाहर सागर। और चौथा हो जाएगा कोटा बैरेज, कोटा परियोजना। ठीक है, जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना लिख सकते हैं। राणा सागर परियोजना, चाहे बांध भी लिख सकते हैं। गांधी सागर परियोजना। अब देखें कि किस कौन कहाँ कहाँ पड़ता है। तो ये आपका जो है ये एमपी में पड़ेगा, गांधी सागर एमपी में पड़ता है। बाकी आपका राणा सागर जो है ये आपका राजस्थान में हो जाएगा, राजस्थान, ये राजस्थान में हो जाएंगे। ये भी आपके राजस्थान में होंगे, राजस्थान में पड़ते हैं। और ये आपका कोटा भी राजस्थान में ही है, राजस्थान में ही है। तो यहाँ की प्रमुख परियोजना ये चंबल नदी में बना है। किस नदी पर, चंबल नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। तो चंबल नदी पे ये प्रमुख परियोजना बनाया गया है। अब यहाँ पर जो भी जल एकत्रित होंगे, यहाँ के जल को गांधी सागर कहते हैं, और यहाँ पे जो जल एकत्रित राणा सागर, और यहाँ पे जो जल एकत्रित है जवाहर सागर, और ये कोटा बैरेज के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको मालवा से कुछ प्रमुख पॉइंट आपको याद रखना था। तो हम लिख सकते हैं, भाषा में बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पे निम्नलिखित परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। और वहाँ पर लिख सकते हैं, एक में गांधी सागर परियोजना, दूसरा राणा सागर परियोजना, तीसरा जवाहर सागर परियोजना, और चौथा हो जाएगा
कोटा बैरेज यानी कोटा परियोजना, ये आपके प्रमुख क्या हो जाएंगे। अब देखिए खनिज कौन कौन से खनिजों का यहाँ पर उत्पादन होता है, तो तांबा चांदी, यहाँ पे जो खनिज पाए जाएंगे, खनिज भी लिख लेंगे। यहाँ पर क्या क्या प्राप्त होगा, तो धात्विक अधात्विक दोनों खनिज प्राप्त होता है, तांबा भी मिलता है, चांदी मिलता है, अभ्रक भी प्राप्त होता है, और अभ्रक के साथ साथ हम देखेंगे आपका आयरन वगैरह हो गया, आयरन, ये प्रमुख आपके खनिज पाए जाते हैं। फसल में हम लोग देख लिए हैं, फसल में आपका कपास, चना, दलहन, तिलहन आदि फसलों में क्या होता है, लिख लीजिएगा, चना, दलहन, तिलहन, कपास आदि फसलों का यहाँ पर उत्पादन होता है। भौम जल का विकास नहीं हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर ड्रिप सिंचाई होती है, भी पॉइंट नोट कर लेंगे, ड्रिप सिंचाई, फुहारों द्वारा सिंचाई, और यहाँ पर देखेंगे आपका नल जल परियोजना का भी काफ़ी विकास किया गया है। जैसे बिहार में हम देखेंगे, बिहार में आपका क्या हुआ है, नल जल योजना प्रारंभ हुआ ना जी, बिहार में नल जल योजना, उसी प्रकार यानी पाइपलाइन परिवहन द्वारा यानी घर घर क्या किया जाता है, जल को पहुंचाया जाता है। ये भी प्रमुख विशेषता है आपके मध्य प्रदेश में, देखेंगे। अब अगला जो टॉपिक है हम लोग देखेंगे मेवाड़ का पठार। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपका दूसरा जो टॉपिक हो जाएगा ये होगा आपका मेवाड़ का पठार। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेवाड़ का पठार कहाँ पर अवस्थित है, तो इसको बोल सकते हैं यानी अरावली, और अगर अलग हम करके पढ़ें तो इसको क्या बोल सकते हैं, अरावली और मालवा के पठार के बीच में क्या अवस्थित है, आपका मेवाड़ का पठार अवस्थित है। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे कि यह कहाँ अवस्थित है, इसकी अवस्थिति के बारे में। तो यह अरावली एवं मालवा के पठार के बीच में अवस्थित है, ये पॉइंट याद रखना है। जितनी विशेषताएं हैं यहाँ पर भी काली मृदा पाई जाएगी, वहाँ पर भी काली मृदा, क्योंकि यहाँ पर भी बैसाल चट्टान है, वहाँ पर भी बैसाल चट्टान है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर भी बेसाल्ट चट्टान के अधिकता के कारण काली मृदा पाई जाती है, इसमें देखेंगे यह मुख्य रूप से राजस्थान में अवस्थित है, राजस्थान में अवस्थित है। अब देखिए ये मुख्य रूप से कहाँ पर, यानी राजस्थान में पाए जाने का कारण इसे क्या बोला जाता है, मेवाड़ का पठार बोला जाता है, वरना मालवा ही रहता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से राजस्थान में अवस्थित है, और इसका कुछ भाग लिखेंगे, और कुछ भाग मध्य प्रदेश में है, एमपी में भी पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या होगी, यानी जितनी विशेषता आपकी मालवा के पठार की होगी, जो विशेषता हम मालवा के बारे में पढ़े हैं सेम टू सेम यहाँ की विशेषता क्या हो जाएगी, मालवा। लेकिन यहाँ पे एक प्रमुख नदी है आपका बनास नदी, जो अरावली से निकल कर देख रहे हैं कि जा रही है आपका मेवाड़ को पार करते हुए। तो ये भी पॉइंट हम करें, क्योंकि अरावली यहीं से आपका बनास नदी निकलती है, तो स्पष्ट है कि हो जाएगी आपकी मेवाड़ में। तो यहाँ की एक प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी बनास नदी है, जो चंबल की सहायक है, सहायक नदी है, ये लिख लेना है। यहां पर फसल कौन कौन सा होगा, तो वही होगा कपास, दलहन, तिलहन आदि
यही सभी जो फसल है यहाँ से क्या होंगे, प्रमुख रूप से पाए जाएंगे। अब बताइए यहाँ पर जल का अभाव होगा, क्योंकि मालवा में अगर भौम जल नहीं पाया जा रहा है तो यहाँ पर भी भौम जल नहीं पाया जाएगा। तो स्पष्ट बात है, जो अगर मेवाड़ के बारे में पूछे आपसे, मालवा के बारे में पूछे या बुंदेलखंड के बारे में पूछे, तो हम सेम टू सेम जितनी विशेषता आपके मालवा में है दोनों में वही विशेषता आपको पाई जाएगी, कुछ अलग है नहीं इसमें। कुछ नदी है जो आपके प्रमुख रूप से मालवा में होती है, कुछ नदी जो आपके प्रमुख रूप से किस में होगी, मेवाड़ में होगी। तो उसको आपको बस याद रखना है, बाकी कुछ खास इसमें नहीं है। कपास, दलहन, तिलहन यानी जिस प्रकार के फसल उसमें हो रहे हैं उस प्रकार के, यहाँ वहाँ पर भी जल का अभाव था, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी भौम जल का अभाव है, लिख सकते हैं यहाँ पर भी भौम जल का अभाव है। ठीक है, क्योंकि क्या पाया जाता है यहाँ पर बैसाल चट्टान पाया जाता है, और बैसाल चट्टान की विशेषता क्या है कि वो अपने अंदर अधिक दिनों तक जल को अवशोषित करके रख सकती है, लेकिन वो अपने नीचे नहीं जाने देगी, क्योंकि वो ऊपर की जो मिट्टी होती है वो तो कोमल होती है, तो जल को अवशोषित करेगी और अधिक दिनों तक अपने अंदर संचित रखती है। इसीलिए यानी कपास के लिए वह मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, गन्ना के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है, प्याज के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो ये सब के लिए उपयुक्त है। लेकिन इसकी एक हानि यह है कि ये नीचे जो परत पाए जाते हैं वो कठोर चट्टान है, और कठोर चट्टान है तो उसको भेद कर यानी जल जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर भौम जल का निर्माण नहीं हुआ है, बहुत कम भौम जल का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये एक बड़ी विशेषता है, तो ये भी इसमें लिख सकते हैं। बाकी आप इसमें जो मालवा की विशेषता है वो भी इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी अवस्थिति याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो अरावली से लेकर आपका मालवा के पठार के बीच में पाया जाता है। दूसरी जो विशेषता है, दूसरा जो बात है हम देखेंगे आपके किसके बारे में, तो आपका हो जाएगा बुंदेलखंड। अगला लिखिएगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, अब देखिए बुंदेलखंड भी क्या है, तो बुंदेलखंड यही आपका भाग है जो दिखाई दे रहा है, मालवा और भांडेर। भांडेर ये आपका अवस्थित है यहाँ पर बुंदेलखंड, या देख सकते हैं बघेलखंड। बघेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीच में अवस्थित है आपका, क्या बोल सकते हैं, मालवा और बघेलखंड के बीच में अवस्थित है। यहाँ पे भी लिखेंगे कि यह मालवा एवं बघेलखंड के बीच अवस्थित है। ठीक है, यह प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो यह जो है एक तो हम देख सकते हैं आपका पूरा एमपी में है, इसका भाग कुछ क्या है, ये एमपी में है, बाकी कुछ भाग जो आपका है यूपी में चला गया है। तो एमपी और यूपी, एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, ये दो राज्यों में क्या है विशेष रूप से फैले हुए हैं। तो ये भी लिखेंगे कि यह मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कुछ मिट्टी जो है इसकी लाल भी पाई जाती है, यानी बुंदेलखंड में यहाँ पर मृदा का जो कलर है आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा होने का, लिख लेंगे इसमें कि आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यहाँ की मृदा लाल है। ये एक विशेषता है कुछ बुंदेलखंड में, यानी जो उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र पाए जाते हैं, तो यहाँ पर यानी जो मृदा है वो आपका क्या है, लाल है। ठीक है, ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और देखेंगे भाई उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर ये विशेष रूप से विस्तृत है। तो एक लिख सकते हैं झांसी हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा, झांसी हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा, जलौन हमीरपुर, जलौन हो जाएगा, हमीरपुर हो जाएगा, और आपका बांदा हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में क्या है, यानी इसका विस्तार हुआ है।
एमपी में कहाँ कहाँ किन किन जिलों में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में देखेंगे, मध्य प्रदेश में यानी किन किन जिलों में इसका विस्तार है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे दतिया, छतरपुर, दतिया हो जाएगा, छतरपुर हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा, टीकमगढ़ हो जाएगा। ये आपके प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के इन जिलों में यानी बुंदेलखंड पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के ये 4-5 जिले हैं, यानी यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश के जिले पाए जाते हैं। यहाँ पर भी सेम परिस्थिति है। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी बेसाल चट्टान पाए जाते हैं, यहाँ पर भी बेसाल चट्टान ही होंगे, बेसाल चट्टान पाए जाते हैं। एक ही बात है, पाए जाता है। यहाँ पर भी क्या होंगे, बेसाल चट्टान पाए जाएंगे। और साथ में बेसाल चट्टान पाए जाएंगे तो यहाँ पर भी जल का अभाव होगा, भौम जल का अभाव होगा। यहाँ पर भी क्या होता है, भौम जल का अभाव होता है। ये भी पॉइंट नोट कर लेना है, ठीक है। मतलब यानी जहां पर बेसाल चट्टान पाए जाएंगे तो ऊपरी परत जो होगी वो तो कोमल होगी, और ऊपरी परत कोमल होगी तो वहां पर हम कृषि कार्य करेंगे, और वहां पर यानी फसल तो अच्छे होता है, फसल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भौम जल का डिमांड नहीं होता है। ये आपको बात याद रखना, ठीक है। दूसरी बात कि ये अधिक ढाल होने के कारण, यानी उत्तर की तरफ अधिक ढाल होने के कारण ये जब नदियाँ जाती है तो गली अपर्दन करती है, मतलब विहर क्षेत्र यानी गली अपर्दन करती है, यानी इसकी चौड़ाई अधिक होगी और ज़्यादा गड्ढा का निर्माण करेगी। और एक गड्ढे के रूप में ये पूरा आप पठार पे घूमिएगा, मालवा के पठार में, तो इस प्रकार से आपको चित्र दिखाई देगा। ये गड्ढा 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 जहाँ तहाँ, यानी छोटी छोटी वितरिकाओं द्वारा क्या किया गया है, यानी गर्त बना दिया गया है। तो इसे विहर क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विहर। विहर यानी खड अपर्दन करती है, बोल सकते हैं तरह से। तो विहर क्षेत्र क्या है। अब यहाँ पर क्या, ये डाकुओं का निवास स्थल के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन में, अभी नहीं, प्राचीन काल में, प्राचीन समय में ये क्या था, डाकुओं का निवास स्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। निवास स्थल के रूप में ये अवस्थित था। तो ये हो गया आपका लगभग मालवा के पठार, उसके साथ मेवाड़ का पठार और बुंदेलखंड का पठार। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ पूरा जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।